ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर हैं। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहर हैं जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। इस बीच इंटरनेट ब्लैकआउट की खबर भी सामने आई। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खोमनेई को वार्निंग दे दी है। तो आखिर ऐसा क्या है ईरान के पास जिसे लेकर बार बार ट्रंप खोमनेई को परेशान कर रहे हैं? अमेरिका की नज़र में ट्रंप के फैसलों में ईरान महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? मगर हाँ, ईरान को लेकर अमेरिका का मकसद बिल्कुल साफ है। वो क्या है, आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा अखबार जिसकी न सर्कुलेशन है, न पॉपुलैरिटी है और करोड़ों का विज्ञापन मिल रहा है। कौन दे रहा है? कर्नाटक सरकार। किसको दे रही है? नेशनल हेराल्ड को। आखिर कर्नाटक सरकार ने किन मापदंडों के हिसाब से नेशनल हेराल्ड अखबार को 1,90,00,000 के विज्ञापन दिए और बाकी के अखबारों को क्या मिला, ये भी बताएंगे पूरी पड़ताल के साथ आपको। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले की जांच के दौरान कोलकाता की सड़कों पर जो ड्रामा शुरू हुआ वो अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। ईडी और आईपैक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं लगा दी। बंगाल में किसको सत्ता मिले ये तो अभी भविष्य की गर्त में है, लेकिन उससे पहले स्कीमों पे कौन बड़ा गेम कर देगा, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। और शुरुआत करते हैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर से जहां अमेरिका ने पिछले 47 सालों से अपनी नजरें टिकाई हुई हैं। ईरान में गिरती करेंसी के खिलाफ लगभग 2 हफ्तों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन गुरुवार रात को तब और ज्यादा उग्र हो गए जब ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी लोगों के घरों से बाहर निकलकर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ प्रदर्शन करने की उन्होंने अपील की। ईरान पर मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों पर अमेरिका का कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रभाव पड़ा है, लेकिन ईरान एक ऐसा नाम है जो अमेरिका की हर रणनीति को अब तक चुनौती देता आया है। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान को काबू में करने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी। और ऐसे में बुरी तरह से बौखलाया हुआ है अमेरिका ईरान की खासकर पॉलिसियों को लेकर। आज ईरान में विरोध प्रदर्शनों की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन सीधे दखल देने से बच रहा है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ईरान को लेकर इतना सतर्क क्यों है? क्यों महत्वपूर्ण है ईरान अमेरिका के लिए? दरअसल ईरान अमेरिका के लिए 2 बेहद अहम वजहों से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली वजह है, अगर अमेरिका ईरान पर कंट्रोल कर लेता है तो उसे दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथ को एक बड़ा झटका देने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ईरान लंबे समय से अमेरिका विरोधी राजनीति करता रहा है और ताकतों का केंद्र बना रहा है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह है दुनिया का व्यापार। अब समझते हैं क्यों। होर्मुज स्ट्रेट, देखिए ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी अहमियत जानना भी बेहद जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र यही रास्ता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% और एलएनजी व्यापार का 20% हिस्सा हर साल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो दुनिया के कुल रोजाना उत्पादन का 5वां हिस्सा है। और इस हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से पर कंट्रोल है ईरान का। मतलब साफ है कि अगर ईरान चाहे तो दुनिया के तेल सप्लाई को भी हिला सकता है। चाहे तो वो रोक दे, चाहे तो वो जाने दे। यही वजह है कि जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। हालात इतने बिगड़े कि अमेरिका को आनन फानन में सीज फायर करना पड़ा। और अब थोड़ा इतिहास में पहले पीछे लिए चलते हैं आपको। दरअसल साल 1953 की ईरान में चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसदेक का तख्ता पलट कराया गया था और इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके बाद शाह वंश सत्ता में आया और करीब 26 साल तक ईरान अमेरिका के इशारों पर चलता रहा। लेकिन 77 और 78 के बीच अयातुल्ला खुमैनी का जब नेतृत्व आया तो इस्लामिक क्रांति हुई और शाह वंश का पतन हुआ। ईरान बना रिपब्लिक ऑफ इस्लाम। तभी से ईरान और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, और वो है तेल। तेल का खेल देखिए इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा सरगना बना हुआ है और ईरान पर भी यही एक सबसे बड़ा मसला है।
ईरान के पास दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का करीब 12% हिस्सा है, यानी करीब 208 अरब बैरल तेल। ईरान ये तेल बड़े पैमाने पर चीन को बेचता है और वो भी सस्ते दामों पर। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। तो कुल मिलाकर ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि तेल, समुद्री रास्तों और वैश्विक ताकतों की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। इसीलिए अमेरिका की आंख में खटकता है और हर कदम सोच समझकर अमेरिका चल रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस बार कोई बड़ा दांव खेलेगा या ईरान एक बार फिर उसकी रणनीति को मात देगा। और चलिए सबसे पहले अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक की सरकार पर लगे उस गंभीर आरोप की तरफ, अपने स्टेट को कैश काऊ जिसने बना लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी विज्ञापनों के नाम पर करदाताओं को पैसा कांग्रेस से जुड़े संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल दस्तावेजों के आधार पर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कर्नाटक सरकार ने कांग्रेस से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड को करीब 1,90,00,000 रुपए के सरकारी विज्ञापन दिए हैं। और वहीं 2024-25 की बात करें तो 99 लाख रुपए तक ये आंकड़ा पहुंच गया। और कुछ को तो नेशनल हेराल्ड को आवंटित करने राशि का आधा हिस्सा भी नहीं मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये नहीं है। राष्ट्रीय अखबारों के लिए तय कुल विज्ञापन बजट 1,42 करोड़ का था, जिनमें से केवल 69% हिस्सा ही अकेले नेशनल हेराल्ड को दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबार मौजूद हैं, जिनकी करोड़ों की सर्कुलेशन है, जिन्हें लोग पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे में एक ऐसे अखबार पर इतनी मेहरबानी क्यों जिसका ना सर्कुलेशन है, ना ही लोग उसे पढ़ते हैं, ना ही लोग उसे जानते हैं। एक कर्नाटक में सर्कुलेशन इसका लगभग 0 बताया है और देश की आधी से ज़्यादा आबादी ना तो उसके नाम को जानती है। आप खुद ही बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस पेपर को पढ़ते हैं, नेशनल हेराल्ड को? कितने लोगों ने इसे पढ़ा है? इंग्लिश का पेपर है। दरअसल ये सवाल नहीं, असली विवाद की जड़ है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड वही अखबार है जिसकी पेरेंट कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल है। और इसी कंपनी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रमुख पदों पर हैं। यानी आरोप सीधा सीधा हितों के टकराव का है। विपक्षी भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भाजपा का कहना है कि ये पैसा जनता का सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस से जुड़े प्रकाशन को आर्थिक मदद देने के लिए खर्च किया गया। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता सीएम नारायण ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस अखबार का न तो कर्नाटक में और ना ही देश को किसी ठोस सर्कुलेशन है, उसे सरकारी पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसे संस्थान को सरकारी फंड क्यों दे दिया जा रहा है जो पहले से ही गंभीर आर्थिक जांच के घेरे में है? साथ ही भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार से मांग की है कि सरकारी विज्ञापनों के मानक सार्वजनिक किए जाएं। ये साफ साफ बताया जाए कि किस आधार पर विज्ञापन बांटा गया है नेशनल हेराल्ड को। अब इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। आपको बता दें, ये वही मामला है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में शामिल किया गया है। हालांकि दिसंबर 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद गांधी परिवार को इस केस में बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली, लेकिन राजनीतिक विवाद अभी थमा नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्नाटक सरकार ने नियमों के तहत विज्ञापन दिए या नहीं, या फिर सरकारी खजाने से पार्टी से जुड़े अखबार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से ही कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दल ये आरोप लगाते आए हैं कि पूरा का पूरा मीडिया इस समय मोदी की गोद में बैठा हुआ है। इसी को कह रहे हैं गोदी मीडिया। तो क्या कर्नाटक में नेशनल हेराल्ड को इसी तरह से फंड दिया गया है तो वो विपक्ष की गोद में बैठा हुआ है? यानी कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन के नाम पर आर्थिक मदद पहुंचाई है, अब सवाल उस पर उठ रहा है। आपको जानकारी के लिए अपडेट कर देते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट की एफआईआर न होने के आधार पर चार्जशीट खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। अब अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कानूनी मुश्किलें इस बार बढ़ सकती हैं।
और अब बात करते हैं उस सियासी बदलाव की जिसने चुनावी गणित ही नहीं बल्कि सत्ता की दिशा बदलने की ताकत दिखाई है, और वो है महिला वोट बैंक। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के चलते महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए पहुंचाए थे, तो पहली बार महिलाओं ने जाति, दल, परंपरागत समीकरण से ऊपर उठकर अपने नगद फायदे के आधार पर वोट दिया था। इस फैसले ने बिहार की राजनीति का मिजाज बदल दिया और ये साफ हो गया कि महिला वोट अब सहायक नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बन चुका है। अब लगभग वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी बनती दिख रही है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के एक राज्य समिति सदस्य का बयान वायरल हुआ जिसने पार्टी की अंदरूनी चिंता को उजागर किया है। बयान का संकेत साफ है कि महिलाओं का झुकाव ममता बनर्जी की योजनाओं की तरफ बढ़ रहा है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता और परेशानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को लोग पसंद कर रहे हैं। साल 2021 से चल रही इस योजना के चलते SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए और अन्य महिलाओं को 1000 रुपए सीधे खाते में पहुंचाए जाते हैं। ये योजना अब सिर्फ सहायता नहीं बल्कि नियमित आय का भरोसा बन चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इसके संकेत भी मिल चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती और जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर अपना जमावड़ा किया। ममता बनर्जी ने चुनाव को बंगाल की बेटी बनाम बाहरी राजनीति का रूप दे दिया था और महिला वोट निर्णायक साबित हुआ और सीएम बनी ममता बनर्जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगभग ऐसा ही ट्रेंड दिखा। 42 सीटों में से टीएमसी ने 29 और बीजेपी को मिली 12 सीटें। और अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए महिला वोट बैंक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि पार्टी अन्य राज्यों में महिला योजनाओं को सफल बनाने में की कोशिश की है और सफल भी रही है, लेकिन बंगाल में महिला कल्याण का नैरेटिव पहले से ममता बनर्जी के पक्ष में सेट है। एक तो महिला सीएम है, ऊपर से महिलाओं के लिए उन्होंने योजना चलाई है, तो महिला वोट बैंक उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ कैसे आएगा, सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की यही है। बंगाल में आज महिला वोटर्स वही भूमिका निभा रही हैं जो बिहार में चुनाव जिताने में नीतीश के पक्ष में निभाई थी, मध्य प्रदेश में शिवराज के पक्ष में निभाई थी। तो अब देखना होगा लक्ष्मी भंडार योजना से किसको फायदा होता है, किसको मिलती है शह और किसको मिलती है मात। तो आज खबर प्रधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।